दलाल दिए गए हैं सरदार फरीद गुपांग साहब, अहम तरीन केस था। क्या आज इस केस की नई डेवलपमेंट क्या हुई? बड़ा आपको अदालत की जानिब से एक बड़ा जो है वो रिलीफ मिला गया है। आपके साथ जो लोग खड़े हैं इनको बड़ा रिलीफ दिलवाया है। क्या केस था बताइएगा। सरदार तारिक फरीद गुपांग साहब, यही कोर्ट थी, यही अदालत थी जहां पे आपने सबसे पहले इस स्टेट का सबसे बड़ा बयानिया 9 मई के केसेस के हवाले से आपने उन केसेस में उड़ा के रख दिया और जज साहब को सीसीटीवी फुटेज यहां पे आपने दरकार करवाई और आपके जिस तरह से दलाल हुए उसमें कई मुल्जमान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे उनको जमानतें मिली, बल्कि जमानतें नहीं, मुकम्मल बरी बाइज्जत बरी डिस्चार्ज किया गया। और उस मुकदमे में सबसे पहले जो है 9 मई के केसेस का जिस तरह आपने जो है उसका तोड़ किया और स्टेट के खिलाफ एक जो आपने दलाल दिए, जिस तरह से स्टेट ने मुकदमे दर्ज किए थे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के अहम तरीन मुकदमा जो है वो 9 मई का हवाले से लग चुके हैं, क्योंकि आपके ऑब्जर्वेशन में या आपके जो दलाल हैं या आप इस केस की मुकम्मल स्टडी की है तो क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब ये केस चले गए हैं तो वहां पे इन केसेस का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए, मैंने सुना है वो सारे केसेस इवन दो के डिस्चार्ज नहीं, इक्विट होता है। हाई कोर्ट में जब अपील हुई तो अपील के अंदर दैट हैज बीन इक्विटेड फ्रॉम द चार्ज। अब उसके अंदर जब इक्विट हो गया, मैंने सुना है कि उसके ऊपर भी स्टेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है। आई एम सरप्राइज। यहाँ देखें कितने लेंथी आर्गूमेंट्स हुए और ऑनरेबल डीबी ने वादे तौर पर यह कह दिया कि इन केसों में तो कुछ भी नहीं है। तो अब उन केसों पे स्टेट के एक्सपेंसेस खर्च करके, स्टेट का टाइम ज़ाया करके और स्टेट की मैं कहता हूँ एनर्जी ज़ाया करके, लाखों करोड़ों रुपए ज़ाया करके खान साहब के अगेंस्ट वो केसेस को जो है लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और जो यहाँ से जो है वो इक्विट हुए हैं उनके अगेंस्ट भी वो क्या नाम है सीपीएल में जा रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। आप इनको कभी वहां भी रिलीफ नहीं मिलेगा। देखें, यहाँ भी रिलीफ नहीं हुआ, लेकिन किसी तरीके से आवल से कि लर्नेड एटीसी को मैं तो नहीं कहूँगा कि कोई ऐसा मैनेज किया, बट मैं ये जरूर कहूँगा कि वो जजमेंट है वो बड़ी डुबिशियस किस्म की जजमेंट है। वो ऐसी जजमेंट हम लोग पढ़ते नहीं अमूमन लाइक दिस के, ऐसी जजमेंट जो कोई स्टैंडिंग नहीं रखती। और उसके अंदर जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्लियर कट इक्विट कर दिया है, बाइज्जत बरी जिसको हम कहते हैं। तो अब उसके ऊपर आप ये लोग स्टेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो ये और ज्यादती है। मैं समझता हूँ पीटीआई वालों के साथ और ज्यादती है, और वो जो बेचारे बाइज्जत बरी हुए हैं उनके साथ दोबारा ज्यादती की जा रही है। और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी हम पेश होंगे और सुप्रीम कोर्ट से भी बाइज्जत तौर पर ये बरी होंगे। अच्छा सरदार साहब, ये बताइएगा कि जिस तरीके से आपने उस केसेस में 9 मई के केसेस में सबसे पहला रिलीफ आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्जमान को दिलाया, और जिस तरह आपने दलाल में ये सारा चीज देखी कि स्टेट कैसे मुकदमे दर्ज करता है, कैसे थानों को आग लग जाती है, कैसे जो है पुलिस की गाड़ियां जलाई जाती हैं, कैसे वो सारा एविडेंस जब आपने पूछे तो स्टेट के पास तो कोई चीज जवाज नहीं थी। और ये 9 मई के मुकदमे जिस तरह की आपने उस दिन टोपी और डंडा, डंडे से टोपी, टोपी से डंडा आपने बताया और जजेस साहब से आपने सीसीटीवी फुटेज दरकार कराई, तो क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाकी 9 मई के केसेस हैं जो इस वक्त एक बहुत बड़ा बयानिया है स्टेट का, वो सारे के सारे केसेस इसी तरीके से बनाए गए? देखें, मैं अब एटीसी में भी दोस्तों ने एंगेज किया है और उनके अंदर भी मैं पेश हो रहा हूँ। इंशाल्लाह वहाँ नहीं होने लगी सजा। दूसरी बात ये कि देखें जो रिकवरी थी वो क्या थी मुल्जमान के ऊपर, वो थी एक झंडा था और साथ में उन्होंने कहा जी एक डंडा है। उस पर हमने आर्गूमेंट्स किए कि झंडे के साथ तो डंडा था, वही झंडे से डंडा निकाला और हम पे इम्प्लीकेट कर दिया गया। तो इस बात पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दूसरों से भी पूछा कि ये बताएं, इज देयर एनी स्पेसिफिकेशन, कोई डंडे पे लिखा होता है कि ये डंडा जो है वो फलां का है या फलां का है, तो आप रिकवर करके ले आए। स्टोन्स 120 लेके आए, शीशे टूटे हुए रॉक लेके आए, इस तरह की यानी फजूल सी चीजें लेके आए। कोई जनरल स्पेसिफिकेशन नहीं थी। फिर इंपॉर्टेंट बात एक और है, रिकवरी कहाँ से हुई? जनरल पब्लिक प्लेस से रिकवरी कर रहे थे। सच लाइक केसेस के अंदर एटीसी ने जो सजा दी, मैं तो सो मेनी टाइम्स कह चुका हूँ, बहुत बड़ा जुल्म किया। एटीसी के बहुत काबिल जज होते हैं और वो उन जजों को एटीसी में लगाया जाता है जो इंतहाई काबिल हो। तो काबिलियत पे मैं कहूँगा दे आर वेरी कॉम्पिटेंट, हमारे बहुत अच्छे जज साहबान हैं। बट ये है कि मैं समझता हूँ बगैर किसी इन्फ्लुएंस के, बगैर किसी डिक्टेशन के या बगैर किसी के कहने पे जजमेंट पास ना की जाए, जजमेंट इंडिपेंडेंटली पास की जाए। जैसे आज देखें ये 489F का केस था, कॉमन लोग हैं ये सारे, और कॉमन लोग हैं और देखें फटाफट 1 मिनट में डिसाइड हो गया। और अगर अल्लाह न करे सम टाइम कोई
جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کیسز ہوتے ہیں یا کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں تو وہ صاف نظر آ رہا ہے چیزیں جو ہیں وہ ڈیلے ہو رہی جو اسٹیٹ اس طرح کے مقدمے بناتی ہے عدالتیں اس کو کس نظریے سے دیکھتی ہیں؟ عدالتیں آج کل جس طرح یہ کیسز آتے ہیں تو ججز اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آگے سے؟ دیکھیں اب جو مین کیس ہے 9 مئی کا جس کے اوپر اے ٹی سی نے 10 سال سزا دی تو آپ دیکھیں اس کے اندر 2 جج صاحبان تھے، جسٹس اعظم خان صاحب جو ابھی ہائی کورٹ کے جج بنے ہیں، پہلے ڈسٹرکٹ سیشن جج تھے، اور دوسرے جسٹس خادم سومرو صاحب جو سندھ سے یہاں اسلام آباد میں آئے اور کہا جاتا تھا سندھ سے آئے ہیں تو جی دیکھیں جی وہ پتہ نہیں کیسے ڈیسیژن کرتے ہیں کیا دیکھیں بڑا بولڈ ڈیسیژن کیا دونوں ججوں نے، اور میں آئی ول ڈیفینیٹلی سلوٹ ہم کہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں نہ تو کوئی پریشر انہوں نے برداشت کیا کہ ڈیفینیٹلی کوئی اسٹیٹ کا کسی کا پریشر ہو بھی سی، کسی کا پریشر برداشت نہیں کیا، اور 10 سال والے ملزمان کو آپ کے سامنے جو ہے انہوں نے 15-10 منٹ کے اندر ان سب کو ایکوٹ کر دیا فرام چارج. تو یہ سمجھتا ہوں میں ایک بہترین ڈیسیژن ہے اور یہ رول آف سپرمیسی ہے، اور اس سے بڑی رول آف سپرمیسی اور لا اور اسپیشلی جو ہے وہ رول آف لا کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. حضرت تفصیلات دیکھیں جی آج کیس تھا بیسکلی 489F کا کیس تھا.